हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एक खास नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसे कहते हैं गॉस का नियम या गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। इसमें दो चीजें खास तौर पे आती हैं जो हमने पीछे वीडियो में पढ़े हैं, जो हमने बनाए थे वीडियो। एक घनकोण और एक वैद्युत फ्लक्स, दोनों की अवस्थाओं का यहाँ समावेश रहेगा और उससे हम नियम को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आज गॉस का नियम या गॉस प्रमेय। मैं इसको तीन भागों में बांटूंगा, तीन पार्ट्स। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट बना रहा हूं जिसमें हम एक लघुखंड द्वारा मिलने वाले फ्लक्स की अवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। तो लघुखंड से हम फ्लक्स कैसे प्राप्त करते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, जो हमारा गॉस प्रमेय है, इसके फर्स्ट पार्ट में जो मैं बना रहा हूं फर्स्ट पार्ट, इस पार्ट में हमें दो तरह की अवस्थाएं आवश्यक हैं। एक चाहिए हमको काल्पनिक पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसकी हमने कल्पना करनी है, आभास करना है। होता नहीं है, हमने आभास करना है कि शायद इस तरह का पृष्ठ बनेगा हमारा। तो उस पृष्ठ की हमने कल्पना करनी है, क्योंकि यहाँ एक गॉस थ्योरम से जुड़ा हुआ पृष्ठ है। इसको नाम देते हैं गॉसियन पृष्ठ, जिसे मान रहे हैं हम, या बोलते हैं इसको काल्पनिक पृष्ठ या बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक है ना। तो ये पृष्ठ एक चाहिए हमको, और दूसरा हमको चाहिए उस पृष्ठ के अंदर रखा हुआ आवेश जो उस पृष्ठ द्वारा पूर्णतः घिरा हुआ हो। ठीक है ना। तो उन पे जो स्थिति है उसके अनुसार जो हमें गॉस प्रमेय मिलेगा, उस प्रमेय में हमने ये निकालना है कि जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है उस पृष्ठ के से गुजरने वाला जो फ्लक्स रहेगा हमारा, उस फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये नियम है इसका। इसमें एक सिंबल आएगा हमारा ε0, जिसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता ये हमारा एक सिंबल है जो हमने पीछे के वीडियोस में पढ़ा है। जब हम कूलाम के नियम को पढ़ रहे थे, उस कूलाम के नियम में जब स्थिति हमारी आई थी तो एक सिंबल आया था हमारा ये, जिसे हमने कहा था निर्वात की वैद्युतशीलता। ये एक नियतांक है। हम जो ये नियम हमारा है, इस नियम में तो बताया मैंने काल्पनिक पृष्ठ और घिरे हुए आवेश के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो इसका नियम है, इस नियम के अनुसार यदि हम इसको लिखना चाहें मैथमेटिकल रूप में, सिंबॉलिक रूप में, तो हमारा रूप इस तरह से बनता है जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल s e ds cos थीटा इक्वल टू q अपॉन ε0। है ना। ये फाई ई माने फाई इलेक्ट्रिक, फ्लक्स इलेक्ट्रिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक सफिक्स है इसका है। तो इसका मान चाहे हम इससे निकालें वेक्टर रूप में, चाहे हम इसको प्लेन रूप में लिखें जिसमें यहां पर डॉट है तो cos आएगा, e ds cos थीटा। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ये फ्लक्स की अवस्थाएं बनती हैं हमारी, इस फ्लक्स की अवस्थाओं का मान हम q अपॉन ε0 से निकाल लेंगे इस नियम के अनुसार। ठीक है ना। तो अब चलते हैं, हम निकालते हैं सूत्र को, प्रयास करते हैं इसके लिए। तो माना हमारे पास चित्र के अनुसार, जो चित्र बनाया नीचे हमने, उसके अनुसार हम पे एक काल्पनिक पृष्ठ लिया है हमने, जिस पृष्ठ की आकृति असमान है। असमान क्या होता है कि जो समान तरह की नहीं है, उसमें लगातार भिन्नताएं हैं। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है हमारा, कहीं से उठा हुआ है, कहीं से बैठा हुआ है, ऐसी कोई एक फिक्स आकृति नहीं है हमारी, असमान पृष्ठ लिया है हमने। इसमें एक बिंदु है O, ये देखिए जो रेड पेन से लिखा हुआ है मेरा O बिंदु। इसमें हमने एक आवेश रखा हुआ +q, पॉजिटिव q आवेश रखा है। इस q आवेश से r डिस्टेंस पर हमने एक बिंदु P माना है। तो ये P रेड पेन से लिखा हुआ मेरा, ये P बिंदु इस सतह पर ही है इसके। तो इस P बिंदु पृष्ठ पर ही है। इस P बिंदु की डिस्टेंस यहां से r है, और हमें इस बिंदु P पर, यहां से P पर तीव्रता का मान निकाल के
इस P को घेरे हुए एक खंड लेना है हमें यहाँ पर, उस खंड से गुजरते हुए फ्लक्स का मान हमें प्राप्त करना है। सबसे पहले हमारा एक एम रहेगा, हमारा एम ये है कि हम इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालें, है ना। लेकिन हम इसके लिए खंड, क्योंकि ये जो आकृति हमारी असमान है, इसलिए हम इस तरह की स्थितियों में इस पूरे पृष्ठ का खंड करेंगे, लघु खंड करेंगे। फिर बताएं लघु अवस्था क्यों मानते हैं, क्योंकि लघु अवस्था मानने पर हम कुछ कमियों को दबा सकते हैं, वो बड़े रूप में शो नहीं होती, तो छोटे रूप में निकालकर यदि निकाल दें तो उस तरह की अवस्था को लेकर हम बड़े मान को भी निकाल सकते हैं। तो हमने लघु मान निकालने के लिए इस पृष्ठ का पूरा एक लघु खंड किया, जो खंड इस बिंदु P को घेरे हुए है ना। अब इस बिंदु P पर जो तीव्रता रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता रहेगी हमारी इंटेंसिटी, उसकी दिशा ओ पी वेक्टर, मतलब P से बाहर की ओर क्यों रहेगी वो, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहां हम आभास करेंगे, माना कोई आवेश यहां पर रखा हुआ है, तो उस आवेश पर इस प्लस के द्वारा उत्पन्न तीव्रता बाहर की ओर रहेगी। ऐसी स्थिति में दिशा इसकी बाहर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर लग रहा है इसमें। लेकिन जो हमारा खंड है, उस खंड का जो मुंह है, फेस है, वो फेस इस तरफ ना होके इस तरफ है। जरा देखो झुका हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये तो इसका फेस कहां है हमारा, ऊपर की तरफ। तो इस खंड को, ये इस पूरे को हम S मान रहे हैं, तो इसका लघु खंड हमने ds मान लिया। तो इसकी दिशा, इसकी जो फेस की दिशा हमारी बन रही है, वो बन रही है इस तरफ। ऐसी अवस्था में यदि हम यहाँ पर कोण देखें, यहाँ पर कोण क्या बन रहा होगा, है ना। इस कोण का मान हम थीटा मान लेंगे, ये थीटा लाल से लिख दिया मैंने, थीटा मान लेंगे, जो ds और E की दिशाओं के बीच बन रहा है, ठीक है ना। अब इस थीटा को मानने के पश्चात हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक ज्योमेट्री करनी है। अब बिंदु P को घेरे हुए जो खंड हमारे बन रहे हैं, उस खंड के कोनों से हमने इस बिंदु O को मिला देना है। हाँ, ये मिला दिया हमने, और वैसे ही हमने यहाँ ये मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, है ना। ऐसी अवस्था में जो एक आकृति बनेगी यहाँ पर, यदि हम इसको पूरी तरह से देखें तो एक आकृति बन रही है हमारी यहाँ पर, जो शंक्वाकार आकृति हमारी, जैसे शंकु बनता है ऐसे बन रही है। तो इस आकृति को हम यहां पर ऐसी अवस्था के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, जो हमने घनकोण की अवस्था प्राप्त की थी ना। हम ये मान लें कि जो बिंदु P है हमारा, इस बिंदु P का जो पृष्ठ है वो एक गोलीय सतह पर पड़ रहा है, गोलीय आकृति पर पड़ रहा है। तो उस आकृति जो बनेगी हमारी, इसको लेते हुए एक आकृति बनेगी हमारी, उस आकृति का ये केंद्र बिंदु है। ऐसी स्थिति में उस केंद्र पर बनने वाला, इसके द्वारा बनने वाला घनकोण हमारा लघु होगा। तो ये ds है, तो यहां भी हमारा खंड d ओमेगा रहेगा, ये मान लिया, ठीक है ना। लघु खंड द्वारा उत्पन्न घनकोण जो केंद्र बन रहा है हमारा, है ना, उस गोले के केंद्र पर, जिस गोले की सतह पर ये पृष्ठ उपस्थित है, लघु पृष्ठ उपस्थित है, तो d ओमेगा ये बन गया हमारा, है ना। तो ये हमारी अवस्था बन गई कि ds खंड से हमको एक लघु घनकोण d ओमेगा चित्र के अनुसार प्राप्त हो रहा है। अब देखिए हमें मान निकालना है कि जो ds हमारा है, इस ds खंड से हमें कितना फ्लक्स गुजरता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए हम ये भी जानते हैं हम, जब भी हम पे कोई खंड रहता है तो उस खंड से जो निकलने वाला फ्लक्स रहता है ना, वो फ्लक्स उससे गुजरने वाली बल रेखाओं पर डिपेंड करता है। अब बल रेखाएं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ऐसी स्थिति में जो हमने पीछे पढ़ा था फ्लक्स की अवस्था, जब पढ़ रहे थे अपने लास्ट वीडियो में, उससे पहले वाले वीडियो में, तो हमें मिला था यहाँ पर d phi e इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यदि हमारा फाई केवल phi e है तो हम उसको E वेक्टर डॉट s वेक्टर से शो कर सकते हैं। जब यहाँ अवस्था d की है तो यहाँ पर हमारा पृष्ठ भी d ही रहेगा। तो d phi e इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर को लेके हम मान निकालेंगे। ये हमारा वेक्टर रूप है, प्लेन रूप में यहाँ पर डॉट डॉट हमारा बन रहा है, तो यहाँ पर कॉस आएगा, तो इसे बोलेंगे हम ई डी एस कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1 ये बन जाएगा हमारा। मैंने नीचे नोट लिख दिया यहाँ पर कि जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ को मान रहे हैं, इस काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, क्योंकि ये गॉस का नियम चल रहा है हमारा। तो गॉस के नियम के अनुसार इस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ भी, गॉस का पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया। इसके अलावा आप देखिए हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब जो हमारी यहाँ पर
ये जो पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ आवेश हमारा है, जिसे हम प्लस क्यू आवेश कह रहे हैं, ये प्लस क्यू आवेश का एक दायरा होगा। हम जानते हैं हर आवेश के चारों ओर एक दायरा रहता है, क्षेत्र रहता है। जिस क्षेत्र पर हमें यदि कोई दूसरा आवेश लेके आए, है ना, तो वह आवेश उसके प्रभाव का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो इसी तरह से इस आवेश के चारों ओर हमारा एक क्षेत्र रहेगा जिसे हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। उस क्षेत्र की तीव्रता यदि हम बिंदु P पर निकालना चाहें तो उसके मान को हम जानते हैं। यदि हमें r डिस्टेंस दे रखी हो तो हम आवेश द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं, पीछे हमने पढ़ा है, पीछे हमने वीडियो भी बनाया था इसका, E = 1/4πε0 Q/r²। समीकरण नंबर 2 बन जाएगी हमारी, और इसकी दिशा O से P की ओर रहेगी, क्योंकि हम जो आभासी अवस्था मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, तो ये मान रहे हैं कि दिशा इसकी बाहर की ओर है। सदिश रूप ये शो कर रही है हमारी, है ना, तो दिशा O से P की ओर। अब देखिए जो हमारी समीकरण नंबर 2 है, उस 2 का मान रखते हैं हम समीकरण नंबर 1 में। जो हमने एक पीछे किया था, एक ये है हमारी, ये वाली एक। इस एक में इसके सामान्य रूप में हम यदि मान रखते हैं, इसका ब्रैकेट रूप में मान नहीं रखते ना, हम रखते हैं सामान्य रूप में मान। तो मान रखने के पश्चात जो हमें रूप मिलता है वो इस तरह से मिलता है। तो मैं बता रहा हूं, मैं जरा सा जूम करता हूं इसको। ये देखिए जो रूप बनता है हमारा वो ऐसे बनता है, d phi e, जहां पर e के स्थान पे ये माना गया हमारा 1/4πε0 Q/r², और साथ में ds cos थीटा। अब यहां बांट देना है इसको हमने, जो हमारा q है उसको ले लिया हमने साथ में इसके 4/ε0 के, और जो ds cos थीटा के साथ ले लिया हमने r²। इस तरह से शो कर दिया इसको, इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब नंबर 3 में जो हमारा पृष्ठ है ना, पृष्ठ के द्वारा जो हमारी ये स्थिति मिल रही है ds cos θ/r², है ना, तो ये ds cos θ/r² जो हमारा है, ये बिंदु O पर बनने वाला घन कोण है। हमने पीछे पढ़ा था लास्ट वीडियो में अपने, घन कोण किसे कहते हैं। तो मैं उसमें यदि आपको कोई डाउट इसमें है तो आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, इसको बताया था ढंग से मैंने आपको। तो उसके लिए जो हमारा असमान जब अवस्था रहती है हमारी, तो उसमें हम जो डी का मान निकालते हैं, वो निकालते हैं ds cos θ/r²। इससे इस मान को हम लेकर 4 मानकर नंबर 3 में यदि मान रखें तो मिलता है हमको d phi = Q/4πε0 d ओमेगा, समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 5 जो बन रहा है हमारा, ये लघु पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा, जिस फ्लक्स की अवस्था हम इस लघु पृष्ठ के द्वारा मिलने वाली अवस्थाओं से प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये हमारा पहला पार्ट है इसका। इस पार्ट से हमने लघु खंड के द्वारा मिलने वाला फ्लक्स प्राप्त कर दिया, d phi = Q/4πε0 d ओमेगा। ठीक है ना। अब हमें इसे लेके ही बृहद अवस्था का मान, मतलब पूरे पृष्ठ का मान निकालना है। उसके लिए आपको मैं बनाऊंगा वीडियो दूसरा, जो वीडियो पार्ट 2 रहेगा हमारा, मतलब गॉस प्रमेय पार्ट 2। ये हमारा गॉस प्रमेय पार्ट 1 है। तो आप 1 को देख के समझ जाएं, फिर अब नंबर 2 में जाएं, तो उसकी स्थिति आपको बाद में चलेगी पता, जब वीडियो बनाऊंगा मैं इसमें। तो आप इसको ढंग से समझकर पार्ट नंबर 2 में जाने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो मैंने प्रयास किया है कि जिससे आपको सही ढंग से समझ में आ जाए। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और यदि आपको कोई समस्याएं आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही से शो कीजिए कि यहां पर मुझे समझ नहीं आया है, आप इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं करूंगा उसको पूरा, ठीक है ना। और आप समझ के इसको अवश्य ही यहां पर नेक्स्ट पार्ट में जाने का प्रयास करें, जिससे आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतने काफी है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय।